नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी मौर्यकालीन कला के बारे में। मौर्यकालीन कला में भी हमारे पास 2 भाग थे, एक था राजकीय कला और जो दूसरा भाग था वो था लोक कला। तो राजकीय कला में जो प्रमुख कला थी वो थी अशोककालीन जो स्तंभ हैं वो, और दूसरा जो था वो था स्तूप। अशोककालीन स्तंभ के बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ और आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा अशोककालीन या मौर्यकालीन जो स्तूप हैं उनको लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्तूप के उद्भव की, तो यहाँ पर हमें स्तूप के जो प्रमाण हैं वो वैदिक काल से मिलते हैं। वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं या वेद हैं उनमें हमें समाधि के रूप में स्तूप का इस्तेमाल किया वहाँ पर प्रमाणित होता है या बताया गया है। अगर हम बात करते हैं स्तूप के शाब्दिक अर्थ की, तो संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है एकत्रित करना अथवा ढेर लगाना, और इसीलिए मिट्टी के जो ऊंचे ऊंचे टीले होते थे उनके लिए स्तूप शब्द का प्रचलन आरंभ हो गया था। स्तूप में और जो कब्र है उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जो स्तूप है उसको पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। अब स्तूप के लिए कहीं कहीं पर चैत्य शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। चैत्य शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में जिसका अर्थ है चुनकर बनाना अथवा चिनाई के द्वारा निर्माण करना। चैत्य शब्द चिता से भी संबंधित है। इसमें चिता की राख को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर स्मारक बनाई जाती है। क्योंकि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं इसलिए इनकी तुलना की जाती है और स्तूप को चैत्य का पर्यायवाची शब्द भी माना गया है। लेकिन दोनों में अंतर केवल इतना है कि जो चैत्य है वो गुफाओं के अंदर बनाया गया है और जो स्तूप है वो आपको खुले में दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं स्तूप के वास्तु की, तो ये जो स्तूप होते थे वो ज़मीन से गोलाइले हुए बनाए जाते थे, ईंट और पत्थर के बनाए गए हैं। और जो इनकी तुलना है वो मिस्र के पिरामिडों से की जा सकती है, परंतु इसमें पिरामिडों के समान शव नहीं रखे जाते थे बल्कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी अस्थियां रखी गई थी। और उन्होंने जो स्तूप है उसमें अलग अलग भाग हैं वो बनाए हैं। इसमें जो प्रमुख भाग है जैसे अंड है जो कि उल्टे प्याले की तरह है, या फिर जो आधा जो गुंबद होता है, गोलाकार गुंबद होता है उसकी तरह है, या फिर आप इसको पानी का जो बुलबुला है उसकी तरह भी आप यहाँ पर इसको रख सकते हो। अंड की ऊंचाई है पहले कम होती थी लेकिन बाद में इसकी ऊंचाई है उसमें वृद्धि होती गई। अंड के जो ऊपर का भाग होता है उसे हर्मिका कहते हैं, और जो हर्मिका है उसे देवताओं का निवास स्थान या देवस्तन माना गया है। इसकी जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई है क्योंकि यहाँ पर जो विशेष व्यक्ति यानी कि जैसे महात्मा बुद्ध हैं या उनके जो शिष्य हैं उनकी अस्थियाँ रखी होती हैं, इसलिए इसे काफ़ी पवित्र स्थान माना गया है। हर्मिका के जो ऊपर है वो आपको छत्र, 3 छत्र या फिर छत्रावली दिखाई देगी, और जिन छत्रों को जिस डंडे में पिरोया जाता है उसे हम यष्टि कहते हैं। सामान्यतः जो छत्र हैं उनकी संख्या होती है 3, लेकिन कहीं कहीं पर ये संख्या है वो 7 तक भी पहुंच गई है। स्तूप में जो अन्य महत्वपूर्ण एक और भाग है उसे हम कहते हैं वेदिका यानी कि रेलिंग, और इसका निर्माण किया गया है स्तूप की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जो स्तूप है उसका जो वाला भाग है उसको बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर देवता निवास करते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए या उसकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बाहरी जगत से उसका कटाव हो सके और सामान्य जो लोग हैं वो वहाँ पर ना पहुँच सके सीधे, इसीलिए इसकी स्थापना की गई है। पर जो सामान्य नागरिक होते थे उनका आगमन है वो निषेध था एक तरह से। जो केवल बौद्ध भिक्षु थे या जो धार्मिक बौद्ध गुरु थे उनका ही प्रवेश यहाँ पर किया जाता था, ये वो ही यहाँ पर जो परिक्रमा है वो कर सकते थे, और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं प्रदक्षिणा पथ के लिए भी किया जाता रहा है। वेदिका में 4 जो तोरण हैं या द्वार हैं उनका भी एक तरह से इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनका जो प्रतीक है वो एक तरह से 4 दिशाओं के रूप में यहाँ पर इनको बनाया गया है। जैसे स्वास्तिक है उसकी भी 4 भुजाएं मानी गई है, दिक् स्वास्तिक जिसको कहा जाता है। पुराणे में इसकी जो कल्पना है कि है विश्व का मध्य केंद्र बिंदु है वो सुमेरु है, और उसके चारों ओर जो विश्व है वो 4 दिशाओं में फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसलिए स्तूप में 4 दिशाओं में जो तोरण है या जो द्वार है वो आपको दिखाई देंगे। अंड का जो भाग है वहाँ पर आपको मेधी भी दिखाई देगी, और यहाँ तक पहुँचने के लिए सोपान यानी कि सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। यहाँ पर जो
जो धर्मगुरु होते थे या जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, वो घूम घूम कर इसकी परिक्रमा करते थे। और जो सांची का स्तूप है उस पर तो आपको खुटियाँ भी दिखाई देंगी, जहाँ पर पुष्पमालाएँ हैं वो वहाँ पर चढ़ाई जाती थी। अगर बात करें वेदिका की, तो वेदिका में आपको जो 4 भाग हैं वो प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। इसमें आलंबन या पिंडिका, जो कि ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ भाग है, जो हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद सूची है, सूची जो कि उसमें लेटे हुए पत्थर आपको हॉरिजॉन्टल जो आपको दिखाई देंगे वो सूची में है। उसके बाद थंब है, थंब जो कि स्तंभ के रूप में है, जिसमें सूची है उसको स्थिर किया गया है या उसमें जोड़ा गया है, वो थंब का काम करता है। और सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको उष्णीस कहते हैं, उष्णीस यानी कि शिखर। तो शिखर वाला जो भाग है वो उष्णीस कहलाता है। और प्रमुख रूप से जो वेदिका है उसमें यही भाग आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं स्तूप को भी वैसे 3 भागों में बांटा गया है। जमीन के अंदर जो छिपा हुआ भाग है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो पितरों का भाग यानी कि पितृलोक उसको माना गया है। जो बीच वाला भाग है उसको जो अंड वाला भाग है उसको मनुष्य लोक का प्रतिरूप माना गया है। और जो सबसे ऊपर वाला यानी कि हर्मिका वाला भाग है उसको देवलोक यानी कि स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। को बनाने का जो उद्देश्य रहा है वो भी अलग अलग रहा है। यहाँ पर हम उद्देश्य के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। एक है शारीरिक। शारीरिक जो स्तूप है उसमें बुद्ध के अवशेष होते थे, यानी कि भस्म पात्र वहाँ पर रखा जाता था। दूसरा जो है वो है उद्देशिक। ये जो किसी विशेष उद्देश्य के सहित इनकी रचना है वो की जाती थी, जैसे सांची स्थित सारिपुत्र का स्तूप इसका उदाहरण है। तीसरा जो है वो है पारिभौगिक। पारिभौगिक जो स्तूप है वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध हैं उनके दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर उस स्तूप का निर्माण किया गया है। जो चौथी प्रकार का हमारा जो स्तूप है वो है व्रतानुष्ठित। ऐसा स्तूप जो मन्नत के लिए बनाया गया हो, यानी कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए। इसमें किसी प्रकार की जो धातु है या किसी प्रकार की जो वस्तु है उसका कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, यानी कि उसका इस्तेमाल करके इनको नहीं बनाया गया है। ये एक मिट्टी का छोटा स्तूप बनाया जाता था, जहाँ पर उपासक यानी कि जो प्रार्थना करने के लिए लोग जाते थे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वहाँ पर मन्नतें मांगते थे। इस प्रकार के जो स्तूप हैं वो तक्षशिला, सारनाथ या नालंदा के जो प्रधान स्तूप हैं वो माने गए हैं। मौर्य काल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो अशोक थे उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं धर्म का प्रसार रहा होगा, क्योंकि धर्म प्रचार के विभिन्न उपकरणों में से स्तूप का निर्माण है वो विशेष महत्व रखता है। क्योंकि उस समय पर स्तूप पूजा का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा था और लोग स्तूपों की पूजा करते थे, और इसलिए धर्म से जोड़कर इसका निर्माण है वो करवाया गया है। ऐसा वर्णन मिला है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो 8 राजा थे उन्होंने अपने अपने लिए जो अस्थियां हैं उसकी मांग की थी, लेकिन द्रोण नामक ब्राह्मण ने धातु को 8 भागों में बांट दिया था ताकि युद्ध ना हो। और इसमें जो अजातशत्रु है राजगृह के थे, शाक्य, कपिलवस्तु, बुली, अल्पकप, कोलिय, रामग्राम, मल, पावा, लिच्छवी, वैशाली, ब्राह्मण, वैष्णद्वीप और मल थे वो कुशीनगर के थे। ये अपना अपना भाग लेकर लौट गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने उस पर स्तूप बनवाया था। और बाद में जब अशोक थे उन्होंने सिर्फ जो रामग्राम है वहाँ का स्तूप छोड़कर बाकी सभी स्तूपों को तोड़कर वहाँ से अस्थियाँ निकालकर और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार का वर्णन है वो हमें मिलता है। अशोककालीन स्तूप की बात करें, जो प्रमुख स्तूप है वो है सांची का महास्तूप। सांची जो कि मध्य प्रदेश में भिलसा से थोड़ी दूर सांची में है, यहाँ पर आज भी संख्या में 61 के लगभग जो स्तूप हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। 3 इनमें बड़े हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसे महास्तूप कहा जाता है। इसका व्यास है वो 120 फीट है और जो ऊंचाई है वो 54 फीट है। इसका जो अंड है वो मेधी पर यानी कि जो कुर्सी है उस पर बना हुआ है। इसे त्रिमेधी स्तूप भी कहा गया है क्योंकि इसमें 3 मेधियाँ हैं, एक नीचे है, एक मध्य में और एक ऊपर हर्मिका के पास है। नीचे की जो मेधी है उससे मध्य वाली जो मेधी है वहाँ तक पहुँचने के लिए सोपान है यानी कि सीढ़ियाँ हैं वो बना रखी हैं। जो अंड का जो भाग है उसके ऊपर आपको पत्थर की जो पट्टियाँ हैं, तराशी हुई पट्टियाँ हैं, वो आपको दिखाई देंगी।
पट्टियों के बीच में जो खाली स्थान था वहाँ पर पत्थर के टुकड़े लगाए हुए हैं। उसके ऊपर लगभग 4 इंच मोटा कंक्रीट का प्लास्टर है वो कर दिया गया है, जिससे उसके रंग में कुछ पीलापन भी आ गया है। अंड के चारों ओर की जो जगह है वो खाली है, यानी कि वेदिका और अंड के बीच की जो जगह जिसे कि प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। इसके बाद एक जो वेदिका है सूची है और थंबों के योग से बनी है, जिसे महावेदिका कहा जाता है। यहाँ पर जो इसके थंब हैं वो 9 फीट ऊंचे हैं। उशनीस के साथ हैं जो कुल मिलाकर 11 फीट ऊंचे हो जाते हैं, और ये जो थंब हैं जो 2-2 फीट की दूरी पर खड़े किए गए हैं। यहाँ पर जो वेदिका है, वेदिका का निर्माण शुंग काल में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले बिल्कुल इसके जैसी यानी कि हूबहू लकड़ी की जो वेदिका थी उसको हटा के बाद में पत्थर की वैसी ही, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल लकड़ी की फट्टियों की तरह इसमें जो डिजाइन है वो दिया गया आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो बिल्कुल वैसी ही जो वेदिका है वो यहाँ पर बनाई गई है। सांची के जो स्तूप है उसके तोरणों की बात करें, जो द्वार वहाँ पर लगाए गए हैं, तो पता चलता है कि जो तोरण है वो अलग अलग काल में बनाए गए हैं। सबका निर्माण है वो एक साथ नहीं हुआ है। वैदिक परंपरा को मानते हुए सबसे पहले इन्होंने जो दक्षिण का द्वार है या तोरण है उसको तैयार किया था। दक्षिण का जो तोरण है उसकी जो बडेरी है वहाँ पर सातवाहन नरेश जो सतकर्णी थे उसका नाम खुदा हुआ मिलता है, इसलिए माना जाता है कि जो सातवाहन थे उनके द्वारा ही इनका निर्माण है कराया गया है। यहाँ पर दक्षिण जो दिशा का द्वार है वो सबसे पहले इसलिए बनाया गया था क्योंकि दक्षिण को राक्षसों या यमराज की दिशा माना जाता है, और मकान का भी दक्षिण भाग है वो पहले ऊंचा बनाया जाता है ताकि जो जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां हैं वो वहाँ से बाहर चली जाएं। दक्षिणी तोरण के बाद जो उत्तरी तोरण है वो बनाया गया। उसके बाद पूर्वी और सबसे अंत में पश्चिम का जो तोरण है उसको बनाया गया था। तोरणों पर आपको काफ़ी कलात्मक जो अनुकृति है या अलंकरण है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सांची तोरण की जो श्रेष्ठता है और भव्यता है वो बहुत ही अधिक है, श्रेष्ठ रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर बात करें अंड की, तो सांची का जो स्तूप है उसके अंड पर आपको अलंकरण नहीं दिखाई देता, ये केवल जो अमरावती का अंड है उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। और हर्मिका की बात करें तो हर्मिका में जहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो भस्म पात्र है वो रखा हुआ था, और इसको जो है स्वर्गलोक के समान माना गया है। इस पर आपको जो छत्र हैं वो दिखाई देंगे। सांची के स्तूप पर 3 छत्र हैं। जो छत्र हैं वो इसलिए भी लगाए गए थे क्योंकि ये राजस्व का प्रतीक है वो माने जाते थे, इसलिए महात्मा जो बुद्ध हैं उनको राजसी प्रतिष्ठा देने के लिए छत्र का निर्माण किया गया है। 3 छत्र हैं वो 3 भुवन की क्षमता रखते हैं। कहीं पर आपको 7 छत्र दिखाई देंगे जो कि सप्तलोक के परिचायक हैं। अगर स्तूप में अलंकरण की बात करें तो जो अलंकरण है वो हमें जो स्तूप है उसके तोरणों पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जातक कथाएं भी दिखाई देंगी, और जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर खोदी गई हैं। सांची के जो कलाकार थे वो प्रेक्षय जो है उसको भी अच्छे से समझते थे, और वो आपको यहाँ पर उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हाई रिलीफ यानी कि उभरा हुआ भाग है वो भी, और जो लो रिलीफ है यानी कि सतह के नीचे की कटी हुई गहराई है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें हीनयान संबंधी बुद्ध के प्रतीक या फिर उनके जीवन संबंधी अन्य घटनाएं, जातक प्रदर्शन, ऐतिहासिक दृश्य, वेदिकाओं का जो अधार्मिक अलंकरण है, सामाजिक विषयों का प्रदर्शन है, या फिर यक्ष नाग आदि को यहाँ पर स्थान दिया गया है, या फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र या जो उत्कीर्ण है वो यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। चुनार के पत्थर से बनाई हुई जो प्रस्तर तोरण वेदिकाएं हैं वो यहाँ पर बाद में जोड़ी गई है, और इन पर जो अलंकरण है वो काफ़ी उत्कृष्ट किया गया है। इस जो तोरण है उसके स्तंभ हैं वो चौकोर बनाए गए हैं। उनके जो सबसे ऊपर वाला भाग है वहाँ पर आपको जानवरों की आकृतियाँ खुदी हुई दिखाई देंगी। उन पर जो शहतीर है जिसे हम बडेरी कहते हैं वो रखी हुई है। प्रत्येक शहतीर के अंतिम छोर के पास आपको एक जो मिथ्या शीर्ष है यानी कि एक जो केवल भ्रम देने के लिए स्तंभ है वो बना रखे हैं, वो टुकड़ा बाद में जोड़ा गया है जिसमें 2 बडेरियों में अंतर हो जाता है। तो इस तरह से 3 बडेरियों का एक तोरण है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो तोरण का स्तंभ है चौकोर है, भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपको जो वृक्ष है, चक्र है, स्तूप पूजा के दृश्य दिखाई देंगे।
भगवान के यहाँ पर जो भी है वो प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, क्योंकि जो हीनयान है वो महात्मा बुद्ध का प्रतीकात्मक स्वरूप है, और जो महायान है जो कि बाद में कुषाण काल में आता है वो एक तरह से उनका मूर्त रूप आपको देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर महायान नहीं था, तो हमें यहाँ पर सारे के सारे जो चित्र हैं वो प्रतीकात्मक रूप से देखने को मिलेंगे। जो दक्षिणी तोरण है उसकी तीसरी बडेरी में आपको स्तूप या फिर जो 7 मानुषी बुद्ध के प्रतीक हैं वो आपको दिखाई देंगे। उत्तरी तोरण में 3 जो क्षैतिरे हैं बडेरियाँ हैं, वहाँ पर विश्वंतर जातक, मार विजय और षड्दंत जातक है, वहाँ पर उनको उनका जो उत्कीर्ण है वो वहाँ पर आप देख सकते हो। क्षैतिरों के दोनों छोर हैं वो चक्रनुमा यहाँ पर बना रखे हैं, और उसके ऊपर जो पंख युक्त सिंह की मूर्ति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं हैं। बुद्ध के जन्म की, उनकी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति में पीपल का वृक्ष आपको दिखाई देगा। बुद्ध के जन्म में आपको माया सोपन में कहीं हाथी दिखाई देगा, या फिर कहीं जो कमल पुष्प है उस पर बैठी हुई कोई नारी दिखाई देगी। धम्मचक्कपवतन है, वहाँ पर धर्म प्रचार के लिए उन्होंने एक चक्र के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति की है। जो अंतिम है वो है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु। मृत्यु के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से स्तूप का बहुतायात से यहाँ पर उत्कीर्ण किया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न स्थानों पर स्तूप हैं वो बनवाए जाएं। कुछ गौण घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर अंकित हुई है, जिसमें उनका गृह त्याग है, वहाँ पर घोड़े बनाए गए हैं। कहीं पर उन्होंने जब स्वर्ग से अवतरण लिया था तो जो पगड़ी के रूप में बुद्ध को प्रतीक के रूप में बनाया गया है। कहीं पर उनका प्रदर्शन है वो चूड़ा यानी कि पगड़ी बनाई गई है, और इसकी जो अनेक घटनाएं हैं वो भी प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर अंकित की गई है। अलावा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसमें रामग्राम स्तूप की पूजा, या फिर जो बुद्ध था को खंडित करने के लिए जब मार यानी कि कामदेव हैं वो उन्होंने आक्रमण किया था, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसे मार विजय के नाम से जाता है। इसका अंकन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सांची के जो स्तूप हैं उसके अलावा कापिशी नगर में भी अशोककालीन स्तूप के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि लगभग 100 फीट ऊंचा यह स्तूप था, लेकिन अब वो एक तरह से नष्ट हो चुका है। इसके अलावा काशी पेशावर में भी नगरहार में अशोक के समय पर बनाया हुआ 300 फुट ऊंचा एक स्तूप होने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो आज की वीडियो थी उसमें अशोककालीन जो स्तूप थे उसके बारे में मैंने कोशिश की है कि जो विषय है वो अच्छी तरह से समझ में आए। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम लोक कला की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।